हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान में चट्टानें। हमारा टॉपिक चल रहा था चट्टान। रॉक्स, हम रॉक्स चट्टानें पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हमने इसकी सामान्य जानकारी हासिल की, जिसमें हमने पृथ्वी के ऊपरी भाग का जो क्रस्ट भाग है उसके 50 से 60 किलोमीटर तक की गहराई का जो क्रस्ट भाग है उसको हम चट्टानों के रूप में जाना। चट्टानों में हमने कहा कि इसका जो इतिहास क्या रहा है उसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। हमने इसके बाद में जो ये क्षेत्र हैं जिसमें चट्टान बनती हैं, जिसके अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं, कौन से यौगिक होते हैं, उनकी चर्चा की। सबसे ज़्यादा यौगिक फेल्सपार का होता है। ठीक है। खनिजों में हमने 2000 प्रकार के खनिजों में से जो महत्वपूर्ण थे 24, उसमें से 8 जो खनिज हैं वो उन्होंने चर्चाएं की है, जिसमें मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है। उनकी हमने चर्चाएं कर ली है। ठीक है। जो मुख्य रूप से कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फेरस लोहा है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन प्रकार के जो 8 प्रकार के जो तत्व हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन है 46.8%, जो सिलिकॉन है वो है यहाँ पे 27.7%। ठीक है। तो इसकी हमने चर्चाएं कर ली है। इसके बाद में हमने जो बात की है चट्टानों की, जो चट्टानों का अध्ययन किया जाता है वो यहाँ पे पेट्रोशास्त्र में किया जाता है, जिसमें इसकी प्रमुख शाखाओं के रूप में हम आगनिक पेट्रोशास्त्र के रूप में मान सकते हैं, या अवसादी पेट्रोशास्त्र के रूप में मान सकते हैं, या कायांत्रित पेट्रोशास्त्र के रूप में हम इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फिर हमने इस चट्टानों का जो वर्गीकरण किया था, उस वर्गीकरण में हमने 3 प्रकार की चट्टानें देखी थी। एक तो आगन्य देखी थी, एक हमने अवसादी चट्टान और एक हमने कायांत्रित चट्टान को देखा था। हमने आगन्य चट्टान का फिर से वर्गीकरण किया, 4 रूपों में किया था। ठीक है। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी आगन्य चट्टानों में? यहाँ पे सिलिका की मात्रा के आधार पर आगन्य चट्टान। दूसरी हमने बात की थी रासायनिक संगठन के आधार पर आगन्य चट्टान। तीसरी बात हमने की यहाँ पर मैग्मा या लावा के जमाव के स्थान के आधार पर। और चौथी बात की हमने जो आगन्य चट्टान है उसके कणों के आधार पर या उसकी बनावट के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है। फिर हमने इसका वर्गीकरण किया तो सिलिका के आधार पर हमने 2 तरीके से वर्गीकरण किया था इसका। एक तो यहाँ पे अम्लीय लावायुक्त चट्टानें, एक क्षारीय लावायुक्त चट्टानें, 2 चट्टानें हैं। ठीक। फिर हमने यहाँ पे बात की थी कि रासायनिक संगठन के आधार पर आगन्य चट्टान कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है फेल्सिक आगन्य चट्टान और एक होती है मैफिक आगन्य चट्टान। ठीक है। फिर हमने जमाव के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 2 प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक तो बहिर्वेदीय आगन्य चट्टान होती है, एक अंतर्वेदीय अभ्यंतरिक जो आगन्य चट्टान होती है, आंतरिक भाग की चट्टान होती है। ठीक। इसके बाद में हमने कणों की बनावट के आधार पर भी चट्टानों को देखा है, जिसमें हमने पेग्मेटेटिक होता है, फेनरेटिक होता है, और इसमें अफेनेटिक, ग्लासी और फ्रैगमेंटल, इतने प्रकार की चट्टानों की चर्चाएं की है। ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे, पहले तो क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम जो सेल चक्कर है यानी रॉक साइकिल है उसको देखते हैं एक बार। उसके बाद में हम आगन्य को लेंगे, आगन्य के ये 4 प्रकार जो हैं उनको पढ़ेंगे। फिर हम अवसादी चट्टान की बात की थी 3 रूपों में, खंड में अवसादी चट्टान है, या जैविक तत्व से या जैविक वर्ग की अवसादी चट्टान है, या रासायनिक अवसादी चट्टान है, उनकी चर्चा भी करेंगे। फिर हम कायांत्रिक चट्टानों की बात करेंगे, जिसके अंदर हमने 2 बात की, एक तो ताप संस्पर्शीय जो कायांत्रिक चट्टान है, और दूसरी दाब आधारित कायांत्रिक चट्टान है। ठीक है। तो इसकी भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अब जो पढ़ने जा रहे हैं, पहले एक छोटा सा सेल चक्कर है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इन चट्टानों पे आएंगे। तो इसके पहले हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? सेल चक्कर। सेल चक्कर यानी रॉक्स साइकिल। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 चट्टानों को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक तो होती है आगन्य चट्टान। कौन सी होती है? आगन्य। इनके चक्कर को समझना, इसके सेल को समझना आप। ठीक है। यहाँ पे ये हो गई आगन्य। यहाँ पे मान लो आप अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। एक होती है कायांत्रित चट्टान। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई हैं। कैसे? वो हम बात कर लेंगे। एक बार इसको
देख लो, इससे ये बनती है, इससे ये बनती है, इससे वापस ये बनती है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि इससे तो ये बनती है और इससे ये बनती है और इससे वापस ये बनती है। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तीनों चट्टानें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्राथमिक प्रकार की जो आग्नेय चट्टान है, प्राथमिक प्रकार की जो आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान यहाँ पर रूपांतरित प्रकार की चट्टान और अवसादी जो चट्टान है उनका निर्माण करती हैं। किनका निर्माण करती हैं? ये आग्नेय चट्टान जो है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्राथमिक प्रकार की चट्टान है, सबसे पहले बनने वाली जो चट्टान है जिसको मूल चट्टान कहते हैं, वो हम सब पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार ये समझ लो कि ये जो चट्टान है आग्नेय चट्टान, ये ही अवसादी चट्टान को चूर्ण के रूप में प्रदान करता है। मलबा इसको प्रदान करेगी तो अवसादी चट्टान का निर्माण होगा और इस मलबे से ही इसका रूप परिवर्तन होगा तो रूपांतरित चट्टान बनेगी। समझ गए बात? ये रूपांतरित चट्टान बन गई, ठीक है। ये दोनों चाहे तो वो आप यूँ कह सकते हो कि इस चट्टान का रूपांतरण हो सकता है, इस चट्टान का रूपांतरण हो सकता है, या पूर्व की पहले की कोई रूपांतरित चट्टान है उसका भी रूप परिवर्तन होकर उसको भी हम कायांतरित कर सकते हैं। तो इससे ही ये बनती है, इससे ही ये बनती है, इससे भी बनती है ये, तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। समझ रहे हो बात? वो कैसे जुड़ी हुई है वो अब एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे हम कि रूपांतरित चट्टान, जैसे मानो ये चट्टान है प्राथमिक प्रकार की। किस प्रकार की चट्टान है? प्राथमिक प्रकार की चट्टान है। ये आग्नेय चट्टान है, ये पर्वत बन गया है इस चट्टान का। समझ गए बात? ठीक है। अब ये चट्टान क्या होगा? ये चट्टान है इस बाहरी जो अपरदित जो कारक है, जो भी अपरदन के कारक हैं, पहले बाहरी जो प्रक्रम होते हैं, नदी हो सकता है, वायु हो सकता है, हिमानी हो सकता है, सागरीय तरंगे हो सकती हैं, यहाँ पर परिहिमानी हो सकती है। तो बहिर्जात जो प्रक्रम होते हैं उनके द्वारा इन चट्टानों का अपरदन करके इसका जो मलबा होता है, जो तली वाला बेसिनुमा भाग होगा कहीं पर, तो इसमें आकर के ये तली में ये मलबा जमा हो जाएगा, यानी इस चट्टान के चूर्ण रूप है वो यहाँ पे आकर के जमा होता रहेगा। समझ गए बात? कुछ समय बाद में ये मलबा आकर के यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जम गए यहाँ पे, तो इसका एक यहाँ सीमेंटीकरण यानी इसका एक सुसंगठित रूप बन जाएगा और संगठित बनने के बाद में ये परत के रूप में, ऐसे परत के रूप में चट्टान में बदल जाएगी। तो इस चट्टान को यहाँ पे कहते हैं अवसादी। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। किससे बनी? आग्नेय से बनी। किससे बनी है? आग्नेय से बनी है। आग्नेय से कौन सी चट्टान बनी है? अवसादी चट्टान बनी है। इस अवसादी चट्टान में यहाँ अगर दाब लगेगा, इधर दाब लगेगा और नीचे से ताप लगेगा, अगर टेम्परेचर लगेगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान होगा, तो ज़्यादा तापमान यानी इसके तापमान के जब संपर्क में ये अवसादी चट्टान आती है तो इसका रंग परिवर्तन हो जाएगा या ये चट्टान परिवर्तित हो जाएगी। किसमें? जैसे चूना पत्थर की चट्टानें हैं, जैसे ये चूना पत्थर की चट्टान है, अगर ताप के संपर्क में आ गई तो ये चट्टान संगमरमर में बदल जाएगी। तो संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। तो ये इससे, इस अवसादी चट्टान से किसका निर्माण हुआ? रूपांतरित का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? रूपांतरित का निर्माण हुआ। यानी ये ताप के संपर्क में आएगी तो इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, जो अवसादी बनी है इसका। समझ गए बात? तो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर ये जो परत बनी है, ये परत ये अवसादी और रूपांतरित चट्टानों की है। किससे प्राप्त हुई ये चट्टानें? ये चट्टानें आग्नेय से प्राप्त हुई है। तो हुआ ना साइकिल? देखो, यहाँ से अवसादी बनी, अवसादी से किसका निर्माण हुआ? रूपांतरित का निर्माण हुआ। अब वापस आग्नेय कैसे बनती है वो देखो। जब हम प्लेट देखते हैं, क्रस्ट भाग देखते हैं, जब क्रस्ट भाग देखते हैं, इस क्रस्ट वाला भाग ये है, मानो यहाँ पर कोई समुद्री क्षेत्र है, ये वाला कौन सा है? आग्नेय का है। ये दोनों समुद्र और इसके दो तटवर्ती क्षेत्र, यहाँ पे भ्रंश रेखा है, ठीक है। तो ये सागरीय क्षेत्र भारी प्लेट है और ये हल्की प्लेट है। तो भारी प्लेट हमेशा हल्की प्लेट के नीचे जाती है, यानी टकराने पर भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे सबडक्शन करती है, क्षेपण करती है। तो ये भारी प्लेट है, जैसे ये पानी वाली अवसादी वाली वो प्लेट है और ये हल्की प्लेट है। समझ गए बात? तो ये प्लेट इसके नीचे क्या करेगी? सबडक्शन करेगी, क्षेपण करेगी। नीचे जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? क्षेपण। इसको यहाँ पर अवनयन भी बोलते हैं। इस शब्दों को ध्यान में रखना। सबडक्शन बोलते हैं। समझ गए?
तो इस क्रिया में यहाँ पर ये नीचे जाने वाली जो क्रिया है इसको क्षेपण की क्रिया कहते हैं। जब इस अवसादी चट्टान का और इस रूपांतरित चट्टान का क्षेपण हो जाता है तो ये चट्टानें यहाँ जाकर के ये पिघल जाती हैं। किसके कारण? पृथ्वी के आंतरिक भाग के तापमान के कारण। ये यहाँ पर अगर 45 डिग्री का कोण बना लेंगी दोनों के बीच में, तो इस क्षेत्र में आते ही इस चट्टान का पिघलना शुरू हो जाता है और ये मलबा या मैग्मा या लावा में बदल जाती है। ये किस में बदल जाएगी? मैग्मा में। यहाँ पर जो चट्टान थी वो अब लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में हो गई। किसके कारण? तापमान के कारण। इसके अंदर कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी और रूपांतरित। कौन सी चट्टानें यहाँ पे? अवसादी और रूपांतरित, जो यहाँ पे मैग्मा बना देगी और ये मैग्मा ज्वालामुखी के द्वारा वापस धरातल पर प्रकट होगा और यहाँ पे पर्वत का निर्माण कर देगा और ये चट्टान कौन सी हो जाएगी? वापस आग्नेय। कौन सी चट्टान हो जाएगी? आग्नेय। आ गया समझ में? आग्नेय से अवसादी बनी, अवसादी से रूपांतरित बनी, इन दोनों से वापस आग्नेय बनी, इन दोनों से वापस क्या बनी? आग्नेय बनी। तो ये एक सेल का चक्कर है और ये चक्कर हमेशा ऐसे ही इस साइकिल के रूप में ऐसे ही चलता रहता है। समझ गए बात? तो इसको सेल चक्र बोलते हैं। समझ गए? इसके बाद में हम अब एक एक चट्टान को लेकर के पढ़ लेंगे। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आग्नेय से अवसादी, अवसादी से रूपांतरित, रूपांतरित से और अवसादी से वापस आग्नेय का निर्माण हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आग्नेय चट्टान। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान की हम अगर बात करेंगे तो आग्नेय चट्टान, आग्नेय शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द आइग्निस से लिया गया है। किससे लिया गया? आइग्निस से। यानी आग्नेय जो शब्द है ये शब्द लैटिन भाषा के आइग्निस से लिया गया है। आइग्निस, इसका अर्थ, आइग्निस का अर्थ क्या होता है? इसका अगर अर्थ देखें तो अर्थ होता है इसका अग्नि। क्या अर्थ होता है इसका? अग्नि। किससे लिया गया अग्नि शब्द? लैटिन भाषा के आइग्निस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? लैटिन। लेकिन वास्तविकता में जो आग्नेय चट्टान है इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? इसका मतलब तो हो गया कि अग्नि से होता है। अग्नि चट्टान का निर्माण कैसे होता है? अग्नि से। जो हम यूँ इसका अर्थ बताते हैं अग्नि, तो इसका मतलब तो यही हो गया कि आग्नेय चट्टान का मतलब इसका जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ? अग्नि से। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है? आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो निर्माण जो अति तप्त लावा होता है, जो अंदर से बाहर आता है, अति गर्म लावा होता है, वो लावा ठंडा होकर के जमता है जब ऊपर, तो एक ठोस परत का निर्माण या ठोस पदार्थ बनता है। वहाँ पे सबसे पहले बनने वाला जो ठोस पदार्थ होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। यहाँ पे यूँ कहते हैं कि आंतरिक भाग का, वापस रिपीट कर रहा हूँ, वास्तविकता में हम कहते हैं आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो अंदर से निकला हुआ जो ज़्यादा गर्म, यानी बहुत ज़्यादा गर्म जो लावा होगा, अंदर तो मैग्मा कहेंगे, धरातल पर आता ही उसको लावा कहते हैं। तो वो लावा जब धरातल पर आकर के ठंडा होता है और वो जम जाता है, तो वो जमे हुए जो पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं, सबसे पहले जो बनने वाली जो चट्टान होती है वो ठोस पदार्थ होता है, उसको ही क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। और वो चट्टान प्राथमिक चट्टान होती है, मूल चट्टान होती है। यानी सबसे पहले बनने वाली मूल चट्टान या प्राथमिक चट्टान होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आग्नेय चट्टान। इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं, इसको मूल चट्टान कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो चट्टान है ये प्राथमिक चट्टान, इसका जो प्रमुख कारण क्या है चट्टान को प्राथमिक या प्रारंभिक चट्टान कहने के? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण प्री कैम्ब्रियन या अर्कियन जो काल है, पृथ्वी के ग्लोब पर या पृथ्वी से संबंधित जो हम काल मानते हैं उसमें जो प्री कैम्ब्रियन काल है
उस काल में पृथ्वी पर निर्मित होने वाली जितनी भी चट्टानें हैं उनमें सबसे पहले निर्मित होने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान ही है। कौन सी है? आग्नेय चट्टान। और दूसरा प्रमुख कारण है इसको मूल या प्राथमिक चट्टान कहने का कि इस प्रकार की जो चट्टान है इसका निर्माण केवल लावा पदार्थ के ठंडा होने से होता है, और लावा पदार्थ सबसे पहले धरातल पर ठंडा होता है, वो चट्टान आग्नेय चट्टान होती है जो सबसे पहली चट्टान होती है। ठीक है, इसलिए प्रारंभ होने के दो कारण हैं इसकी, यानी इसको प्रारंभिक या मूल चट्टान मानने के दो कारण हैं जो हमने कर लिए हैं। एक तो प्री कैम्ब्रियन काल में जो चट्टान है निर्मित होने वाली जो सबसे पहले की चट्टान मानी जाती है, दूसरी यहाँ पर जो इस चट्टान है इस चट्टान का जो निर्माण होता है वो केवल लावा पदार्थों के ठंडा होने से होता है। ठीक है, ये बात हमने कर ली है। इसके अन्य का निर्माण अगर हम बात करें तो अन्य का निर्माण जो भी चट्टानें हैं, जैसे मान लो अवसादी चट्टान है, कायंत्री चट्टान है, कोई भी चट्टान मानो तो अन्य कोई भी चट्टान का निर्माण मानेंगे तो वो आग्नेय से ही होता है। यानी प्राथमिक चट्टान इसलिए मानते हैं कि और कोई भी चट्टान होगी उसका निर्माण किससे होगा? आग्नेय चट्टान से ही होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आग्नेय चट्टान की क्या है? कुछ विशेषताएं हैं। दो विशेषताएं हैं, दोनों विशेषताओं को आप ध्यान में रखोगे। पहली विशेषता आग्नेय चट्टान की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में पहली विशेषता क्या है इसकी? आग्नेय चट्टान कठोर होती है। आग्नेय चट्टान कठोर होती है, कठोर होती है, इसको ध्यान में रखोगी। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? इसमें रवे पाए जाते हैं, इसमें दाने पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? इस आग्नेय चट्टान में, आग्नेय चट्टान में रवे व दाने पाए जाते हैं, दाने पाए जाते हैं। अब यूं कहोगे आप ये रवे और दाने क्या होते हैं, तो आप इसको एक तरफ नोट लगा के लिख लेना कि जब मैग्मा है वो धरातल के अंदर ठंडा होता है। मैग्मा जब पृथ्वी के जो आंतरिक भाग का मैग्मा होता है वो अगर पृथ्वी के अंदर ठंडा होता है, पृथ्वी के अंदर ठंडा होता है तो धीरे धीरे जमता है। यानी पृथ्वी के अंदर ठंडा होता है तो धीरे धीरे जमता है, जिससे चट्टान में रवेदार या दानेदार चट्टान बनती है। कैसी बनेगी? रवेदार या दानेदार। ठीक है, अगर इसके विपरीत हम बात करें तो धरातल पर अगर मैग्मा होगा वो जल्दी ठंडा होता है। धरातल के ऊपर मैग्मा जल्दी ठंडा होता है जिससे उसके अंदर रवे नहीं बनते हैं, जिससे उसके अंदर रवे नहीं बनते हैं तथा बहुत बारीक कण होते हैं उसमें। कैसे कण होते हैं? बहुत बारीक कण होते हैं। तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं, यूँ कह सकते हैं धरातल के अंदर की चट्टानें होंगी आग्नेय, उसमें रवे और दानेदार होगी, और धरातल के बाहर चट्टानें होंगी उसमें दाने या रवे नहीं होंगे। तो आंतरिक भाग में चट्टान है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान में दानेदार चट्टान होती है। आप ग्रेनाइट को देखोगे उसमें दाने से आपको नजर आएंगे, तो वो चट्टान होती है आंतरिक भाग की चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान को आप देखोगे उसमें दानेदार नहीं होते, वो बिना रवेदार होती है। तो उस चट्टान वो जल्दी ठंडा हो गई। बेसाल्ट चट्टान हमेशा धरातल की चट्टान होती है, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। तो ग्रेनाइट में दानेदार चट्टान होती हैं। आज के समय में सब लोग अपने फर्श के रूप में फर्श डालते हैं, वो ग्रेनाइट का डालते हैं। वो पत्थर आप देखना उसमें दाना आपको नज़र आएगा, अलग से आप देख सकते हो, उसमें दाने दाने नज़र आएंगे, आपको रवे नज़र आएंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चट्टानें होगी वो आंतरिक भाग की चट्टानें होती है जिसमें रवेदार या दानेदार चट्टानें होती हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान की और बात करें तो इन चट्टानों में परतें नहीं होती। जैसे अवसादी चट्टान में परतें होती हैं, लेयर होती हैं, वैसे आग्नेय चट्टान में कोई परत नहीं होती है। इसको आप ध्यान में रखना। इन चट्टानों में अगर हम पानी की बात करें तो पानी सुगमता से प्रवेश नहीं हो पाता है। यानी इन चट्टानों पर अगर अपक्षय का प्रभाव देखें तो रासायनिक अपक्षय का प्रभाव नहीं होता है, केवल यांत्रिक और भौतिक अपक्षय का ही प्रभाव पड़ता है।
रासायनिक अपक्षय का मतलब यहाँ उसका रूप परिवर्तन, यानी उसका रूप परिवर्तन होकर के उसका टूटना। और भौतिक या यांत्रिक परिवर्तन में से सूर्यताप है, दाब है, वो आकर के वो प्रभावित कारक आकर के इस चट्टान का टूटना करते हैं, अपक्षय करते हैं, वेदरिंग करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो चट्टान है आग्नेय चट्टान, इसका अगर हम बात करें, इसके अंदर पानी का प्रवेश सुगमता से नहीं हो पाता है, इसके अंदर पानी रिस नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये चट्टान कठोर होती है, इसमें कोई परत नहीं होती, पानी जाने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है, इसलिए इसमें पानी प्रवेश नहीं कर सकता। इन चट्टानों में दूसरी बात करें, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीव जंतुओं के अस्थि पंजर इनमें नहीं होते हैं। पेड़ पौधों की जो पेड़ पौधे होते हैं उनके भी जो कोयला बनता है वो भी इसमें नहीं होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए जीवाश्म क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो चट्टान है आग्नेय, ये तो आंतरिक भाग से जो लावा आया वो लावा आकर के ठंडा हो गया जिससे बनी हुई है। जबकि यहाँ पर जो अवसादी चट्टान का निर्माण होता है तो इस क्षेत्र से चट्टानें आती हैं, जीव जंतु अस्थिपंजर भी आते हैं, पानी के साथ में बह करके यहाँ जमते जाते हैं। वनस्पति के जो टुकड़े होते हैं, वनस्पति के टुकड़े भी आकर पानी के साथ में आकर के जम जाते हैं। तो ये जो चट्टान होगी वो कौन सी होगी? परतदार चट्टान होगी, जिसको हम अवसादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी। तो अवसादी के अंदर जीवाश्म पाए जाएंगे, यहाँ ध्यान रख लेना आप, इसमें क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं होते। जीवाश्म नहीं, यहाँ पर जीवाश्म होते हैं, यहाँ पे जीवाश्म नहीं होते। यहाँ पर परतें होती हैं, यानी परत दर परत ये जमता रहता है, तो ये परतें होती हैं, अवसादी चट्टान में परतें होती हैं। जबकि यहाँ आग्नेय चट्टान में कोई परत नहीं होती, यानी यहाँ पे परतें नहीं होती हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, समझ रहे हो बात? तो अवसादी चट्टानों में परतें होती हैं, जबकि आग्नेय में कोई परत नहीं होती। इन चट्टानों में पानी होगा, वो पानी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि ये जो परत है वो कठोर परत है, ये मुलायम कणों से है, चूर्ण से बनी हुई है, तो उनके बीच में रंध्र होते हैं। यहाँ पानी होगा वो इसके अंदर जा पाएगा, तो इसके अंदर पानी का प्रवेश सुगमता से हो जाता है, जबकि इसमें पानी का प्रवेश नहीं होता है। ये रासायनिक अपक्षय के द्वारा भी टूट जाती है, जबकि ये रासायनिक अपक्षय से नहीं टूटती। यहाँ केवल भौतिक अपक्षय से इसको तोड़ा जा सकता है, जिसमें हम सूर्यताप की बात कर सकते हैं, यहाँ पे दाब की बात कर सकते हैं, वायु की बात कर सकते हैं। उन कारकों के द्वारा इसका अपक्षय होता है, जबकि इसका अपक्षय रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ठीक है। आग्नेय जो चट्टान है, इनका जो संबंध होता है वो ज्वालामुखी से होता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके जमने से जो चट्टान बनती है, तो उसके कारण यहाँ पे ये जो चट्टान है उसका सीधा सा संबंध किससे है? ज्वालामुखी से, जबकि इसका संबंध ज्वालामुखी से नहीं है। समझ गए बात? ये चट्टान तो केवल यहाँ इसके अपर्दित होने के कारण उसके जमाव से बनी हुई है, और ये चट्टान ज्वालामुखी के लावा निकलने से, ये आग्नेय चट्टान किससे बनी है? ज्वालामुखी से लावा निकलने से, ठंडा होने से बनी हुई है। इसलिए हम कहते हैं इस चट्टानों में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज। धात्विक खनिज कहाँ से मिलते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा है उसमें धात्विक खनिज हैं, जिसमें हमने बात की सिलिका है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, फेरस लोहा है। तो ये धात्विक खनिज कहाँ से आई? आंतरिक भाग से मैग्मा है, इसके साथ धात्विक पदार्थ है, और इन चट्टानों में धातु खनिज पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टान किसकी खनिज है? धात्विक खनिजों की पाई जाने वाली चट्टानें हैं। तो इसको आप ध्यान में रखोगी, ठीक। मुख्य आग्नेय चट्टान कौन से होती है? ग्रेनाइट होती है, गैब्रो होती है। गैब्रो जो चट्टान है वो भी आग्नेय चट्टान ही है। पेगमेटाइट चट्टान है वो भी यही है। बेसाल्ट चट्टान है वो भी आग्नेय चट्टान है। ज्वालामुखी द्वारा जो ब्रेसिया निकलते हैं, छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े निकलते हैं, ब्रेसिया टफ, ये भी क्या है? आग्नेय चट्टान के ही भाग हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो चट्टानें कौन कौन सी है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, पेगमेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेसिया, टफ, ये सारी आग्नेय चट्टान के ही उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण हैं? आग्नेय चट्टान के, ठीक है। इसके बाद में हम इस आग्नेय चट्टान के हम जो वर्गीकरण किया था, 4 प्रकारों में इसका वर्गीकरण किया था। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर हमने जो वर्गीकरण किया, एक तो क्या था? अम्लीय लावा युक्त चट्टानें हैं, ठीक है। जिस लावा में, अब आग्नेय की बात करते हैं हम, सबसे पहले पॉइंट है अपना सिलिका द्वारा निर्मित आग्नेय चट्टान।
सिलिका की मात्रा के आधार पर या सिलिका द्वारा निर्मित आग्नेय चट्टान। पहला प्रकार था, इसमें दो प्रकार देखे थे, एक तो अम्लीय लावायुक्त आग्नेय चट्टान और एक क्षारीय लावायुक्त आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो अम्लीय की बात करते हैं। तो अम्लीय जो चट्टान है, उस अम्लीय चट्टान की बात करें तो जिसमें सिलिका की मात्रा, जिस चट्टान में सिलिका की मात्रा 66% से अधिक सिलिका जिस चट्टान में पाई जाती है, उस चट्टान में अम्लीय प्रकार की चट्टान कहलाती है या अम्लीय प्रकार की चट्टान बनती है। जिस लावा में, जिस मैग्मा में सिलिका की मात्रा 66% से अधिक होती है या उसकी मात्रा विद्यमान रहती है 66% से अधिक, तो वो चट्टान बनेगी, वो अम्लीय प्रकार की चट्टान बनेगी। इस प्रकार की जो चट्टान होती है वो ऊपरी क्रस्ट जो है उसके बिखरे हुए रूप में मिलती है, यानी ऊपरी क्रस्ट का है, यानी धरातल है, ऊपरी परत है क्रस्ट वाली, सियाल वाली, उसके ऊपरी भाग है, वहाँ पर बिखरे हुए रूप में मिलती है, यानी जहाँ जहाँ ज्वालामुखी निकलती है, गाढ़ा पदार्थ निकलता है, वहाँ पे चट्टानों के रूप में बिखरी हुई अवस्था में मिलती है। ठीक है, इसके अंदर कई उदाहरण हैं। इस प्रकार के जो अम्लीय प्रकार की लावा निकलता है, अम्लीय लावा गाढ़ा लावा होता है, यानी इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे जो चट्टान बनती है वो कौन कौन सी बनती है? एक तो बनती है यहाँ पे ग्रेनाइट, एक तो कौन सी बनती है? ग्रेनाइट, एक बनती है पिच स्टोन, और एक बनती है यहाँ पे रायोलाइट। कौन सी बनती है? रायोलाइट। देखिए कौन कौन सी चट्टान बनती है अम्लीय लावा से। यहाँ पे एक तो बनती है ग्रेनाइट, एक बनती है पिच स्टोन, एक बनती है यहाँ पर पिच स्टोन के बाद में रायोलाइट, एक बनती है ऑब्सीडियन। ये ऑब्सीडियन जो चट्टान है, इस चट्टान की अगर बात करें तो इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। ये चमकीली चट्टान होती है। कैसी चट्टान होती है? चमकीली। और इसके जो कण होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि बाहर आकर के जमती है ना, बाहर आकर के जमेगी तो इसके कण कैसे होंगे? सूक्ष्म कणों वाली होगी, सूक्ष्म कणों वाली चट्टान होगी। ठीक है, इसके बाद में दूसरे जो हम प्रकार पढ़ते हैं इसका क्षारीय लावायुक्त चट्टान। कौन सी चट्टान है? क्षारीय लावायुक्त चट्टान। इस प्रकार की जो चट्टान होगी, उस चट्टान में उसके जो मैग्मा है या लावा है, उस मैग्मा या लावा में सिलिका की जो मात्रा होगी वो सिलिका की मात्रा 66% से कम होगी। यानी 66% से कम मात्रा की जो चट्टान होती है उसको हम यहाँ पे क्षारीय लावायुक्त चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्षारीय लावायुक्त चट्टान। जिस चट्टान में 66% से कम मात्रा सिलिकॉन की पाई जाती है, वहाँ पे क्षारीय प्रकार की जो चट्टान होगी वो होगी। इसके अंतर्गत हम बात करें तो कौन कौन सी चट्टान आती हैं? तो क्षारीय युक्त चट्टानें हैं, इसमें एक तो बेसाल्ट आती है। कौन सी आती है? बेसाल्ट। और एक गेब्रो आती है, गेब्रो। ठीक है, एक चट्टान तो कौन सी आती है? ग्रेबो होती है। ठीक है, ग्रेबो, बेसाल्ट, और एक होती है ग्रेबो। यहाँ पर ये दोनों चट्टानें हैं, ये क्षारीय लावायुक्त आग्नेय चट्टान है। हमने अम्लीय लावायुक्त चट्टानें कौन सी देखी? ग्रेनाइट, पिचस्टोन, रायोलाइट और ऑब्सीडियन। ठीक है, और क्षारीय लावायुक्त जो चट्टान है जिसमें सिलिका की मात्रा 66% से कम हो, उस प्रकार की चट्टान का निर्माण किस होगा? क्षारीय लावायुक्त। जिसमें से कौन कौन से चट्टानें आते हैं इसके अंदर? यहाँ पे बेसाल्ट चट्टान और गेब्रो प्रकार की जो चट्टानें हैं वो क्षारीय लावायुक्त चट्टानें होती हैं, जो कि धरातल पर यहाँ पे पतला लावा होने के कारण इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर दो प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक तो कौन सी होती है? फेल्सिक आग्नेय चट्टान, और एक होती है मैफिक आग्नेय चट्टान। फेल्सिक आग्नेय जो चट्टान है उस चट्टान की अगर बात करें तो इसके अंदर फेल्सपार व सिलिकेट के जो तत्व होते हैं उसका मिश्रण होता है। इस फेल्सिक प्रकार की जो आग्नेय चट्टान है, इस संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन यानी उसका जुड़ाव, कणों के जुड़ाव के कारण ये बनी हुई है। तो इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है? उसके मिश्रण में क्या क्या मिला हुआ है? एक तो फेल्सपार और एक सिलिकेट। फेल्सपार और सिलिकेट के मिश्रण से जो चट्टान बनती है उसको फेल्सिक आग्नेय चट्टान बोलते हैं।
और दूसरी कौन सी है, मैफिक आग्नेय चट्टान। दूसरी कौन सी है, मैफिक आग्नेय चट्टान। इसकी बात करें तो इसका मुख्य रूप से हम बात करें तो अपेक्षाकृत अधिक गहराई के जो भाग होते हैं, अधिक गहराई के जो भाग होते हैं उसमें निर्मित होती है, अधिक गहराई में निर्मित होती है। जब मैग्मा गहराई में सतह पर आता है, जब सतह पर आकर के ठंडा होता है तो इस प्रकार की जो चट्टान होगी वो आग्नेय चट्टान के निर्माण में किस तत्वों की प्रधानता होगी, मैफिक प्रकार की बात कर रहा हूँ। जब धरातल की बात करें तो अगर हम इस धरातल पर ज्वालामुखी आता है, ये मैग्मा आता है, अगर ये अधिक गहराई से आता है, अधिक गहराई से अगर ये आकर के ठंडा होता है यहाँ पे, तो मैफिक प्रकार की चट्टान बनती है। जिसमें किन तत्वों का मिश्रण होता है, इसके अंदर मैग्नीशियम और फेरस का, किसका होता है, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम और फेरस यानी लोहा, इन तत्वों की प्रधानता होती है। जबकि हमने फेल्सिक प्रकार की जो चट्टान है, फेल्सिक में किसका मिश्रण होता है, एक तो होता है फेल्सपार का और एक सिलिकेट का मिश्रण होता है। जबकि ये मैफिक प्रकार की चट्टान है, इसमें किसका मिश्रण होता है, मैग्नीशियम का और फेरस का, इसका फेरस का, ठीक है, फेरस यानी लोहा। यहाँ ये अधिक गहराई की चट्टानें होती हैं, ये अधिक गहराई से मैग्मा जब ऊपर आकर के ठंडा होता है तो इस प्रकार की मैफिक प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक संगठन के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। फिर तीसरा जो प्रकार है, मैग्मा के जमाव के आधार पर हम चट्टानें पढ़ रहे थे, एक तो बहिर्वेदीय आग्नेय चट्टान और एक अभ्यंतरिक या आंतरिक भाग की आग्नेय चट्टान, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा अपना बहिर्वेदीय बाह्य आग्नेय चट्टान, ठीक है। उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।